हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है। तो अकाउंटिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्रीवियसली वीडियोज भी आप लोग देख सकते हैं। आपको सारी चीजें जो है वो आसानी से दिख जाएंगी। चैनल के प्लेलिस्ट पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैज बीन डिफाइंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ही ये पार्ट होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज अ जनरल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, है ना। दैट हम एक सिंपल या जनरल भाषा में बोलें तो कुछ लॉ या फिर रूल्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं, है ना, जिनके बेसिस पर हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रन होता है। वही यहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। अलग अलग बुक्स में नंबरिंग जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट की वो अलग अलग हो सकती है लेकिन ऑल्दो हमको पढ़ना तो सारे ही है, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और कई बार अकाउंटिंग कंसेप्ट के पर्टिकुलर नाम भी पूछे जा सकते हैं, लाइक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इंडिविजुअली पढ़ना सारा जरूरी है। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपको स्टेटमेंट्स दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको सारा कुछ पढ़ना ही है। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होते हैं। द टर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट रिफर्स टू अजम्पशन एंड द कंडीशन ऑन विच द अकाउंटिंग इज बेस्ड। सिंपल सी भाषा में ये कुछ अजम्पशंस होते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अकाउंटिंग जिसके ऊपर बेस्ड होता है वही कहलाते हैं आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर है। और ये ऐसे होते हैं अजम्पशंस जिनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, कैन नेवर बी इग्नोर। और ये हर अकाउंटेंट को फॉलो करना ही पड़ता है जब भी वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या हो गए? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो इसके ऊपर अकाउंटिंग बेस होता है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटेंट को इसको फॉलो करना ही पड़ता है, तभी वो अपनी जो लेजर एंट्री, जनरल एंट्रीज जो भी बनाते हैं वो बना पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ओके, इन्हीं के ही बेस पर फिर आपका आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस को हम ये कह सकते हैं, ये कुछ कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, या हिंदी में हम कहें तो कुछ प्रथाएं होती हैं जो चली आ रही हैं और जो आगे भी चलती जाएंगी। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये गाइड करती हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में ये मदद करती है। वी मोस्टली यूज दिस कन्वेंशंस इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जनरली इनका यूज जो होता है ये फाइनल अकाउंट में किया जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ध्यान रखिएगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है। तो फर्स्ट वन इज सिंगल एंटाइटी कंसेप्ट। सिंगल एंटाइटी कंसेप्ट या एंटाइटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है, क्या, जो बिजनेस है उस बिजनेस की अपनी सेपरेट एंटाइटी होती है। ठीक है, एक सेपरेट एंटाइटी यानी कि सेपरेट उसकी एक पहचान होती है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, जो कि अलग होती है किससे? उसके ऑनर से। मैं कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये है आपका ऑनर और ये है आपका बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो ऑनर का ही है, लेकिन जो खर्चा, अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल अगर परचेज हुआ है तो मोबाइल का जो एक्सपेंस होगा वो ऑनर के अकाउंट से जा रहा है। ठीक है, वो ऑनर के अकाउंट से जा रहा है, तो वो बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज दिस इज फॉर द पर्सनल यूज। बट अगर कोई फर्नीचर, है ना, कोई फर्नीचर बिजनेस के लिए आया है या कोई मशीन जो है वो बिजनेस के लिए आई हुई है, तो क्योंकि वो बिजनेस के लिए आई हुई है तो वो बिजनेस के अकाउंट में ऐड होगा। ठीक है, बिजनेस की अकाउंट बुक में वो ऐड होगा। इसलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग जो है
वो अकाउंटिंग में जो बिजनेस है अपनी खुद की एक सेपरेट एंटाइटी रखता है, ठीक है, क्लियर है। तो बिजनेस एंड इट्स ऑनर हैज टू बी ट्रीटेड एज अ टू सेपरेट एंटाइटी। ऑनर अलग हो गया, बिजनेस अलग हो गया। बिजनेस से पैसा निकालना ऑनर ऐसा नहीं कर सकता कि जब चाहे तब पैसा निकाल रहा है, जब चाहे तब डाल रहा है। नो, उसके साथ जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, स्टैक होल्डर्स हैं, उनको भी इसकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है और कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, तभी ये अकाउंट जो है वो अलग से बनाया गया। तो ऑनर का अकाउंट अलग होगा और बिजनेस का अकाउंट अलग होगा, इसलिए इसे सिंगल एंटाइटी कंसेप्ट के नाम से बोला जाता है या बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। ये एक तरह से सेपरेट एंटाइटी यानी अलग से होगा। अब आ जाओ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बताता है कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स या फिर वही सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशंस में हुई है ना, वही रिकॉर्ड होंगी अकाउंट की बुक में जो मनी के टर्म्स में होंगी, ठीक है। जो मनी के टर्म्स में होंगी सिर्फ वही अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज और भी कोई होंगी तो वो नहीं होंगी, ठीक है। सिर्फ कौन सी होंगी? सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन जो होंगे वो आपके रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, मनी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ। मनी ट्रांजेक्शन से मतलब समझ गए ना आप लोग, ठीक है, मतलब जिसमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड पैसा इंक्लूड हो रहा है वो वाले ट्रांजेक्शन। अब आ जाओ गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब क्या है? गोइंग मतलब चलते जाना, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड बी कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है जब भी आप कोई बिजनेस ओपन करते हो, है ना, तो आप उसको ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 साल चला के मैं बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं सोच के करते ना। हम उसको करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम उसे लंबे समय तक चलते रहने के लिए उसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो गोइंग कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि हम कोई भी बिजनेस जो होता है उसको हम ऐसा नहीं है कि हम उसको बंद करने के लिए ओपन कर रहे हैं, हम उसको ओपन ही इसी अजम्पशन के साथ में करते हैं कि ये बिजनेस हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। दिस इज कॉल्ड द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, लगातार चलते जाना। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि हर एक अकाउंटिंग मतलब एक पीरियड होना चाहिए अकाउंट की बुक का भी, है ना, जिससे कि सारी चीजें रिकॉर्ड जो हैं उनको हम टैली कर सकें बाद में कि क्या हमारे को मिल रहा है, लाइक लास्ट में हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है बिजनेस के साथ में, तो वो पता चल जाए। तो इसलिए बोला गया है कि एक पीरियड जो है वो डिसाइड होना चाहिए। तो अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम at the end of which the financial statement of the enterprises are prepared to know whether it is on the profit or incurred the losses during that period and what exactly it is position of its assets and liability at the end of the period. accounting period हमारा जो भी रहा हो, एक मान लीजिए अगर हमारा 1 ईयर का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में ही हमारे को ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, लाइक तो प्रॉफिट कितना हमें हुआ है और कितना हमको लॉस हुआ है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए, इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो है उसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट बताना। अब आ जाओ कॉस्ट कंसेप्ट। द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर दैट ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस। जो भी आप एसेट्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप सामान बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हैं वो आपके कॉस्ट प्राइस पर आप अकाउंट की बुक में लिखेंगे, ठीक है, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशंस, मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर द यूज। तो हर कॉस्ट प्राइस पर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी
चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इंस्टॉलेशन हो, सब कुछ इकट्ठा होकर कॉस्ट में आपका अकाउंट की बुक में आ जाएगा। तो दिस इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट पूरा इसी के ऊपर बेस्ड भी है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एंट्री। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑन द वेरियस अकाउंट। सीधी सी बात है, दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। अगर इसने इसको कुछ दिया, ठीक है, इसने अगर इसको कुछ दिया तो इसके पास भी तो कुछ ना कुछ आया। ये मान लीजिए शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। इसने क्या किया कि शॉपकीपर ने इसको सामान दिया, कोई बुक दी मान लीजिए, तो कस्टमर भी तो उसको क्या देगा ना, कैश देगा। तो इस तरह से क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसमें हमेशा दो एंट्रीज जो होंगी वो होंगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि दो जगह पर रिकॉर्डेड, यहाँ एक ही ट्रांजेक्शन की दो रिकॉर्डिंग एक तरह से आपके पास होगी। इसलिए हम लोग डेबिट और क्रेडिट वाला फंडा यूज करते हैं ना, इसीलिए हम लोग डेबिट क्रेडिट वाला फंडा यूज करते हैं, है ना। जैसे कि किसी ने किसी को कैश दिया तो वो वाला वे कि किसी के पास, जैसे राम ने सोहन को कैश दिया, तो दोनों में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो कैश जा रहा है, कैश आ रहा है। तो जो भी चीजें आपकी होंगी वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही रिकॉर्ड होंगी। मतलब एक ट्रांजेक्शन की आपकी दो बार आपको एंट्री करनी पड़ती है। डेबिट में भी आप वही अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में भी आप वही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, वो वाला फंडा है यहाँ पर। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग एम्फेसिस दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। आपको जो भी आपका लाइक मैचिंग कंसेप्ट का सीधा सा फंडा है कि जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए। तो वो आपका मैच होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स आपकी बनी बट 8 यूनिट जो थी वो क्या हुई, आपकी सेल हुई। तो अगर 8 यूनिट सेल हुई है तो 8 यूनिट का कितना रेवेन्यू बना हुआ है, ठीक है, तो ये इस एक्सपेंसेस का कितना रेवेन्यू बना हुआ है, इसको आपका चेक किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में इसको चेक किया जाता है। ठीक है, और ये रेवेन्यू सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही हम चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जाके कर रहे हैं, नहीं, सेम अकाउंटिंग में जो हो रहा है ना, हम उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक होता है फुल डिस्क्लोजर। तो इसमें इस कंसेप्ट में ये बताया गया है कि ऑल द मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है इंटरप्राइजेस की वो बताती है, तो उसको फुल्ली और कंप्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगा और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी सारे कामों में। एक होता है आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का कहना ये है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो समटाइम इट्स हैपन कि हमने कोई चीज परचेस की, ठीक है, या हमने किसी को कुछ बेचा। ऐसा मान लीजिए हमने किसी को कुछ बेचा हुआ है, ठीक है, जो कि 10,000 रुपीज का है, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसकी पेमेंट होगी। ये तो निश्चित है कि इससे हमको क्या मिलेगा, मनी तो हमको मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से एक और चीज आ गई कि भाई मान लीजिए हम, ये तो हो गया हमने सेल आउट किया है, हमने किसी से कोई चीज मंगाई है, हमने कोई अलमेरा जो है, अलमारी हमने मंगाई है अपने ऑफिस के पर्पस से के लिए, ठीक है, ऑफिस रिकॉर्ड्स रखने के लिए हमने अलमारी मंगाई हुई है, बट इसका पेमेंट जो है वो अभी बाकी है कि हमको अभी 7,000 रुपीज जो है वो पे करने हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अभी आप जो है आपने ये उधार पे मंगा लिए, बट मनी जो है वो जाएगी ही जाएगी, ये निश्चित है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि ऐसी रिकॉर्डिंग जो अभी हुई ना, लाइक ऐसा पैसा जो अभी हमारे पास आया नहीं है, ठीक है ना, ये अभी क्या है,
कि बस हो गया है काम लेकिन अभी पेमेंट बाकी है, तो उनको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो अभी हमारे पास आना बाकी है। So the concept of accrual is recording of expenses of revenue that has been incurred or earned but still has not been recorded in the financial statement of business, है ना। That means कि different transactions expenses जो अभी paid नहीं हुए हैं, तो वो वाली जो है उनको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिससे कि हम क्या करें, फ्यूचर के लिए हमको पता रहे कि हाँ भाई ये वाला जो पैसा है ये हमारे पास आएगा ही आएगा, या ये वाला पैसा हमको देना ही देना है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू दैट हैज बीन इनकर्ड और अर्न, ठीक है, जिसको हमने इनकर्ड कर दिया है बट स्टिल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड जरूर करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को ये पैसा मिलना है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी आपको बताई गई है। ओके, चलिए इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आपके पास 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो होते हैं। पहला है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जन, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ओके, वन बाय वन देखते हैं होता क्या है। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में, लिखा हुआ आपके पास है ही, बट मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। कन्वेंशन ऑफ जो आपका मटेरियलिटी है कि जो इसमें सीधा सा फंडा से आपका इतना ही बताया गया है कि मटेरियल रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है ट्रांजेक्शन्स वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में आएंगे, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो वो अकाउंटिंग की बुक पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी मीन्स दैट in accounting a detailed record is made of only those transactions which material to be used for to be user of accounting information, ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? और जितने भी आपके मटेरियल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है ना, वही यहां पर रिकॉर्ड होंगे और कोई से नहीं होंगे। तो बिजनेस वाले जो है वो आपके रिकॉर्ड होंगे। तो ये एक प्रथा चली आ रही है पहले से ही, एक ट्रेडिशन चला हुआ है जिसको फॉलो हर बिजनेसमैन को करना कंपलसरी होता है। अब आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का आपको एक सिंपल सा फंडा बताती हूं मैं। इसका कहना है, हाँ, हमको ना सेफ साइड में चलना चाहिए, हमको थोड़ा सा सेफ साइड होकर चलना चाहिए। हम जब फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो फ्यूचर के बारे में जब आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपको अगर पता चलता है कि आपको इतना प्रॉफिट जो है वो होने वाला है, ठीक है, बट ये ओनली कंजम्पशंस है, होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ होने वाला है, तो इस पर हमको भले ही ज्यादा फोकस ना करें, बट प्रॉफिट के साथ हमको ये अगर पता चलता है कि फ्यूचर में हमारी कंपनी को उन चीजों से लॉस होने वाला है, तो ये थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं ध्यान देने वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट हो जाता है कि अगर हमें लॉस पता चल रहा है कि कंपनी को फ्यूचर में इस चीज से लॉस हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे ना, रिकॉर्ड करेंगे, और साथ ही साथ किस किस चीजों से हमको लॉस हो सकता है उनकी सारी डिटेल हासिल करके कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उस रिस्क और अनसर्टेनिटी वाले फंडे से हम बाहर निकल सकते हैं, उसको पता करना यहाँ पर एक जरूरी हो जाता है, और उसी लिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, प्रॉफिट होगा फ्यूचर में तो उसको भले ही आप इग्नोर कर दो, उसकी तरफ इतना ध्यान मत दो, लेकिन अगर आपको लॉस के बारे में अंदेशा भी लगता है तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो यही मेन फंडा है आपका कंजर्वेटिज्म का। थर्ड है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यहाँ पर जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हो, या जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो अपने अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, तो वो मेथड आपकी जो है वो हर साल नहीं बदलनी चाहिए।
उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आपने अगर 1 साल उसको यूज किया है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ साल भी आप उसी को ही यूज करें, ठीक है। जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, तो उसको आप कंटिन्यू में वही मेथड आप यूज करें। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हम कंपैरिजन करते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का, वो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और फ्यूचर के लिए जो आप देखना चाहते हो, क्या सोचना चाहते हो कि प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, तो उसमें थोड़ा सा हमको आसानी हो जाती है कि हाँ फ्यूचर में हमारे साथ ये होगा, क्योंकि ये ट्रेंड चला आ रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो फोर्थ ईयर में हम अजम्पशंस लगा सकते हैं कि इस तरह से काम होगा। तो दिस इज द कंसिस्टेंसी कि जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो आपको कंटिन्यू सेम ईयर्स, सेम मतलब कई सालों तक आपको सेम मेथड ही यूज करनी चाहिए, ये इनका बताया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड है ना, जो भी इंफॉर्मेशन जो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स के लिए हो या कस्टमर्स के लिए हो, या फिर कह सकते हैं कि कंपनी चाहती है कि वो इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, लेकिन तब भी इसकी मजबूरी है कि आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है ना, तो आपको उसको सबके लिए डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ मोर डिटेल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी हो, कुछ भी हो, बट बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनर को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, चाहे आप कस्टमर्स और ऑनर किसी से भी रिलेटेड हो, या किसी को इससे कोई फर्क पड़े या नहीं पड़े, या कुछ भी हो, बट ये इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि इंफॉर्मेशन को हमको डिस्क्लोज करना है, चाहे वो क्रेडिटर्स और कस्टमर्स के लिए कोई बेनिफिट हो या नहीं हो, लेकिन आपको हर एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की क्लास में हमने देखे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होते हैं कंसेप्ट, एक होता है कन्वेंशंस। कंसेप्ट भी हमने देखे हैं और कन्वेंशंस भी हमने देखे हैं। इनको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनमें दिए गए हैं, तो उनके मीनिंग जरूर आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। ओके, थैंक यू सो मच।